हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम जनजाति टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन का एक टॉपिक है और ये CGPSC, CG व्यापम या CG के अन्य एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग जनजाति और जनजातियों से जो विशेष पिछड़ी जनजाति जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई है, उन जो 7 जनजातियाँ हों उनको विशेष रूप से आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिए और जो भी इस चैनल में नया कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है जनजाति। जनजाति में हम लोग देख लेते हैं उनका सामान्य परिचय। तो ये जो जनजातियाँ होती हैं इनका एक अपना ही अनूठा जीवन शैली होता है, रीति रिवाज होती है, अनेकों परंपराएं होती है, नृत्य, कला, हर चीज़ में ये जो आदिवासियों का थोड़ा अलग होता है, इसलिए इनकी एक अलग ही पहचान है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी कई प्रकार के आदिवासी पाए जाते हैं, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में एक बाहुल्य आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है छत्तीसगढ़ को। यहाँ भी छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है और ये 42 प्रकार में जो उप समूहों में बटे होते हैं उपजातियों में वो 161 हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को कि 42 जनजाति यहाँ पाए जाते हैं और उप समूह में जो बटे हैं वो 161 उप समूहों में बटे हैं। और अगर जनजातियों की जो संबंधित प्रावधान भी रहेंगे, उन भारतीय संविधान में जनजातियों संबंधित प्रावधान है ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो या उनके क्षेत्रों में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसी के लिए अनुच्छेद 342 में उनके लिए प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में। ध्यान दीजिएगा 342, अनुच्छेद 342 में। तो हम लोग जब संविधान वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल से इसके बारे में जानेंगे कि आखिर जनजातीय समूह के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। और जो जनजातियों का नाम है वो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत इन लोग का नाम किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ की अधिकांश जो जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहा जाता है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलाइड की मतलब उनके लक्षण और शारीरिक रूप से मतलब मिलते जुलते होने के कारण अब अधिकांश जो जनजाति है उनमें उनके लक्षण देखे जाते हैं, इसलिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड उन्हें कहा जाता है कि अधिकांश जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। और जो छत्तीसगढ़ के जनजातीय अनुसंधान केंद्र की अगर बात करेंगे तो वो रायपुर में है, राजधानी रायपुर में है। और छत्तीसगढ़ में जो विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या है वो 7 है, जिसमें 5 केंद्र द्वारा और 2 राज्य द्वारा घोषित किया गया है। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग खासकर विशेष पिछड़ी जनजातियों को ही देखेंगे जो ये 7 जनजातियाँ हैं। बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के बस्तर की अनुसूचित जातियों की अगर बात करेंगे तो वो अबुझ माड़िया आएगा। ध्यान दीजिएगा, अबुझ माड़िया जो है वो बस्तर संभाग का अनुसूचित जनजाति में अबुझ माड़िया आएगा। और भतरी बोली बस्तर में बोली जाती है, जो बस्तर संभाग है उधर भतरी बोली बोली जाती है। उसी तरीके से हम आगे चलते हैं, देखते हैं ये जो सरकार द्वारा 7 है, केंद्र सरकार द्वारा 5 और राज्य सरकार द्वारा 2 जो घोषित किए गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित है जो वो अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया आता है पहले नंबर पे, दूसरे पे आता है बैगा, तीसरे पे आता है कमार, चौथे पे आता है बिरहोर और 5वें पे आता है पहाड़ी कोरवा। तो ये 5 को आप याद रखिएगा कि अबुझ माड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा, ये 5 हैं केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों समूह में आते हैं। और राज्य सरकार की अगर बात करें तो भुजिया और पंडोप, ये 2 जो है ये राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह हैं। यहाँ बात करते हैं अबुझ माड़िया जो कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं। तो ये जो अबुझ माड़िया की अगर हम लोग बात करेंगे तो खासकर ये नारायणपुर वाला जो एरिया है वो नारायणपुर एरिया में ये अबुझ माड़िया पाए जाते हैं, लेकिन आंशिक रूप से दंतेवाड़ा और बीजापुर में भी पाए जाते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे कि ये बस्तर संभाग है, ये रेड लाइन के नीचे वाला, और ये नारायणपुर
तो ये नारायणपुर, ये बीजापुर और ये दंतेवाड़ा, ये 3 जिला आपको दिख रहा है जहाँ रेड लाइन है। उन 3 जिलों में पाए जाते हैं और ख़ासकर ये जो पाया जाता है ये यहाँ नारायणपुर वाला ज़िला में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आप, यही तीनों। और इसका अगर हम बात करें उत्पत्ति की, तो इसकी उत्पत्ति जो है ऐतिहासिक कुछ अभिलेख तो नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत सारी, अब ये अफवाह है या सही है ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत जगह पे माड़िया गोंड जनजाति के जो प्रेमी युगल सामाजिक डर से भागकर इस दुर्गम क्षेत्र में आए और वहीं विवाह करके बस गए, वापिस नहीं गए, और धीरे धीरे करके वही अबुझ माड़िया कहलाने लगे, क्योंकि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में थे। और अबुझ माड़िया लोगों को अज्ञात भी कहा जाता है। अज्ञात बोलने का मतलब कि दिन दुनिया से परे, मतलब वो दिन दुनिया से बहुत दूर कटे कटे वाले हैं, मतलब पहाड़ी दुर्गम इलाकों में वो निवास करते हैं। और इनका जो कृषि है, ये कृषि पेंदा कृषि है, जिसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। कृषि पद्धति पेद्दा है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। और इन लोगों में जो कहा जाए तो कृषि स्थान को कघई कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जो पेद्दा कृषि है तो कृषि स्थान होते हैं उसे कघई कहते हैं, कघई। और उसके आगे जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ काकसाड़ त्यौहार इन लोग मनाते हैं। काकसाड़ बोलिए या ककसाड़ बोलिए, दोनों एक ही है। तो ये त्यौहार इन लोग मनाते हैं और उसी त्यौहार में इन लोग काकसाड़ नृत्य भी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो अबुझ माड़िया हैं, ये अबुझ माड़िया गोंड, जो यहाँ छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति की उप जनजाति है, ये अबुझ माड़िया, ध्यान दीजिएगा। और वर्तमान में क्या है कि शासन द्वारा जो पेद्दा कृषि प्रणाली पे प्रतिबंध लगने के कारण स्थायी ग्राम बसने लगे, नहीं तो स्थानांतरित कृषि में आज यहाँ कल वहाँ ऐसे करके इधर उधर, मतलब वंचर की तरह घूमते हुए कृषि का कार्य किया जाता था। ये सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाने के कारण अब ये स्थायी रूप से बसने लग गए हैं। वही उसके आगे हम लोग बात करते हैं बैगा। तो ये बैगा भी एक विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा इसे घोषित किया गया है, उसमें मिलाया गया है विशेष पिछड़ी जनजाति में। अगर इसका हम लोग बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से कवर्धा और बिलासपुर ज़िले में, ध्यान दीजिएगा कि कवर्धा और बिलासपुर ये वाला जो एरिया है, और इसमें ये दोनों जगह पे, और लगभग आंशिक रूप से यहाँ और आंशिक रूप से मुंगेली में, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये चारों जगह, लेकिन मुख्य रूप से ये पाया जाता है कवर्धा, बिलासपुर और मुंगेली में भी हैं, और राजनांदगांव, मतलब ये एरिया इनका बैगा जनजाति का है। क्योंकि जो बैगा जनजाति है वो मध्य प्रदेश के डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, शहडोल इसमें निवास करते हैं। और जो बैगा जनजाति की अगर उत्पत्ति की बात करें हम लोग, ये जगह तो हम लोगों ने देख लिया कि निवास स्थान कहाँ है, तो कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर ये वाले एरिया में इनका निवास है। लेकिन अगर हम लोग इनकी उत्पत्ति की बात करें तो इनका भी जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो रसेल और ग्रियर्सन है, जो इन्हें भूमियाँ का एक अलग हुआ समूह मानते हैं, ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बहुत सारी अभी अफवाह है या सही ये तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना की तब 2 व्यक्ति उत्पन्न किए। एक को ब्रह्मा जी ने नागर प्रदान किया, वह नागर लेकर खेती करने लगा तथा गोड़ कहलाया। दूसरे को ब्रह्मा जी ने टंगिया दिया, वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल काटने चला गया, क्योंकि उस समय वस्त्र नहीं था, यह नंगा बैगा कहलाया। तो वह बैगा जनजातियों को इन्हीं के पूर्वज कहा जाता है। ऐसे मतलब बहुत सारे कहानी बने हुए हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो तो नहीं पता। और अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये बूढ़ा देव हैं, जिनकी इन लोग पूजा करते हैं। इनके मतलब जो देव हैं, देवता हैं, ये बैगा जनजातियों का कार्य ही है पूजा पाठ करवाना, झाड़ फूँक करवाना, ये सब चीज़ें। तो ये गोड़ों के पुजारी या पुरोहित के रूप में भी जाने जाते हैं। और इनकी जो उपजातियां हैं वो बिंझवार, नौरोतिया, भरौदिया, भैना, नाहर, ये सब जो है इनके उपजातियों में आते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और जो इन लोग का मुख्य जो जगह कर्मा नृत्य मुख्य है, लेकिन इन लोग बिल्मा और सैला नृत्य भी करते हैं। तो ये तीनों को आप लोग याद रखिएगा, कर्मा, बिल्मा और सैला। परघौनी एवं फाग गीत,
ध्यान दीजिएगा, परघौनी एवं फाग गीत इन लोगों का प्रचलित है इन लोगों में। और द बैगास और द ट्राइबल इकोनॉमी, ये दोनों किताब इन लोगों पे लिखी गई है। और द बैगा को कौन लिखा है, तो वेरियर एल्विन। ध्यान दीजिएगा, वेरियर एल्विन जो है वो द बैगास लिखे हैं, और द ट्राइबल इकोनॉमिक्स को दयाशंकर नाग द्वारा लिखा गया है। और हम लोग यहाँ बात करें तो सर्वाधिक जो गोदना पीर्य है, उस सर्वाधिक गोदना पीर्य भी बैगा लोग ही हैं। और अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा गोदना गोदवाने वाले तो कमार जाति के लोग हैं। और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर, ये इसी एरिया में इनका निवास स्थान है। उसके आगे हम लोग चलते हैं बिरहोर। तो बिरहोर की बात करते हैं तो इसका मुख्य जो जगह है वो जगह है रायगढ़ वाला। ध्यान दीजिएगा, वो जगह है रायगढ़ वाला। और ये साथ में आंशिक रूप से जसपुर एरिया में भी पाए जाते हैं। और इनका भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, बस इन्हें क्या है कि कोलारियन समूह की जनजाति माना जाता है इन लोगों को। और इनके ऊपर द बिरहोर किताब लिखा है जो एस.सी. राय द्वारा रचना की गई है इस जनजाति के ऊपर। और बिरहोर का सामान्य अर्थ अगर हम लोग देखें तो वंचर है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह वन में भ्रमण करके अपना जीवन यापन इन लोग करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो रायगढ़ वाला एरिया है, ये रायगढ़ और ये जसपुर, ये दो एरिया है, ये दो एरिया में ही बिरहोर जनजाति का निवास स्थान है। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं कमार जनजातियों। तो ये कमार जनजाति भी केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। और ये जो है ये मुख्य रूप से तो यहाँ गरियाबंद वाले इलाके में पाए जाते हैं, छुरा, मैनपुरी और धमतरी जिले में। ध्यान दीजिएगा कि धमतरी जिले में आंशिक रूप से यहाँ भी पाए जाते हैं। तो ये वाला दो जिला जो है, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो रायपुर संभाग के अंतर्गत ये दो जिले जो हैं, एक गरियाबंद और एक धमतरी, यहाँ पे कमार जनजाति पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, इनका निवास स्थान है। और ये क्या है कि बांस कला में निपुण रहते हैं। बांस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जैसे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा कि महिलाएं टोकरी बनाते हुए दिख रही हैं बांस से, तो ये सब बांस शिल्प के हुनरबाज हैं कमार जनजाति वाले। और ये जो कुरहा है, कुरहा अगर पूछ देता है एग्जाम में कुरहा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि पंचायत प्रधान को कमार जाति में कुरहा कहा जाता है। और जैसा मैंने बताया था कि गोदना पीर्य, तो सर्वाधिक गोदना पीर्य बैगा जनजाति, और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाले कौन है, तो कमार जनजाति के लोग सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाले होते हैं। ये रायपुर संभाग का विशेष पिछड़ा जनजाति, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं मैप में हर संभाग का अलग अलग वाला लाया कि आप लोगों को समझ में आए कि कौन सी जनजाति कौन से संभाग में निवास कर रही, कि कन्फ्यूज़न ना हो। और इनकी जनजाति में, जो कमार जनजाति में, घोड़ा छूना एक निषेध है। और अगर घर में मृत्यु हो जाने पर यहाँ इन लोग घर का त्याग कर देते हैं, ऐसा इन लोग का मान्यता है। और इसमें क्या है, दो उपवर्ग पाए जाते हैं, जिसमें बुधर जिया और मकड़िया। ध्यान दीजिएगा कि बुधर जिया और मकाड़िया जो दो है कमार जाति के उपवर्ग, तो ये दो उपवर्ग पाए जाते हैं। और दो बुधर जिया है, ये बंदर मांस नहीं खाते हैं, लेकिन जो मकाड़िया हैं ये बंदर मांस खाते हैं। इन्हीं दोनों में ये डिफरेंस है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कमारिया जाति में दो उपवर्ग हैं, बुधर जिया और मकाड़िया। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति में कोरवा आता है, पहाड़ी कोरवा जिसको बोला जाता है। और अगर हम लोग इसके निवास स्थान की बात करें तो इसका निवास स्थान है कोरबा, अंबिकापुर, मतलब सरगुजा जिला, और फिर इधर हल्का आंशिक रूप से जसपुर, कोरबा, ये वाले एरिया में, ये सरगुजा एरिया में पाए जाते हैं। फिर यहाँ कोरबा में पाया जाता है। आंशिक रूप से अगर बात करें तो आंशिक रूप से यहाँ भी पाया जाता है और यहाँ भी पाया जाता है, मतलब जसपुर और बलरामपुर में भी पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कोरबा, सरगुजा और ये अगर देखा जाए तो जसपुर और ये बलरामपुर, मतलब ये ऊपर वाला जो सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग, और बिलासपुर का एक जिला बिलासपुर संभाग का, वो कौन सा, कोरबा। मतलब ये बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा और कोरबा, ये चार जो जिले हैं वहाँ पे पहाड़ी कोरवा का निवास स्थान है। ध्यान दीजिएगा, इन लोग का भी कोई
ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इनको भी कोलारियन समूह की जाति माना जाता है। कहा जाता है इसका उत्पत्ति का कि राम सीता से मानते हैं इन लोग अपना उत्पत्ति की वनवास काल में राम सीता व लक्ष्मण धान के एक खेत के पास से गुजर रहे थे। पशु पक्षियों से फसल की सुरक्षा हेतु एक मानवकार पुतले को धनुष बाण पकड़ाकर खेत के मेड़ में खड़ा कर दिया था। सीता जी के मन में कौतूहल करने की सूझी। उन्होंने राम से उस पुतले को जीवन प्रदान करने को कहा। राम ने पुतले को मनुष्य बना दिया और यही पुतला कोरवा जनजाति का पूर्वज था। ऐसा लोग मतलब अपना क्या बोला जाए कि अफवाह है या सच्चाई ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा पुराने ज़माने में लोग कहते थे। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो इन लोग का नृत्य होता है, ये नृत्य, ये दमनच जो नृत्य है वो भय उत्पादक नृत्य होता है। भय उत्पादक मतलब इतना भयंकर नृत्य होता है। सबसे भयंकर नृत्य का दर्जा दिया गया है किसको? ये दमनच को। ध्यान दीजिएगा, ये दमनच नृत्य जो पहाड़ी कोरवा द्वारा किया जाता है उसे सबसे भयंकर नृत्य कहा जाता है। इनकी जो जिनकी पूजा करते हैं जो देवी की, वो उनका नाम खुड़िया रानी है। और ये अपने पंचायत को मयारी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पंचायत को मयारी कहते हैं। इन लोग जो दरहा का मतलब मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो शरीर पर आग से दाग करके निशान जो बनाते हैं उसी को इन लोग दरहा कहते हैं। हड़िया, तो इन लोग एक पेय पदार्थ होता है जो कि चावल से बनाया जाता है, वो हड़िया का इस्तेमाल करते हैं। विवाह, इन लोगों में ढुकू विवाह होता है। और जो नवाघाती का मतलब होता है कि जो मित्य संस्कार है उसको इन लोग नवाघाती बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। और क्रियाक्रम के समय कुमारी भात की परंपरा इन लोगों में है। और अगर हम लोग कोरवा की बात करें तो कोरवा भी दो वर्गों में, एक पहाड़ी कोरवा और एक दिहाड़ी कोरवा। तो जो पहाड़ी कोरवा है वो पेड़ों पर मचान बनाकर रहते हैं और जो दिहाड़ी कोरवा है वो ज़मीन पर मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग यहाँ देखते हैं पंडो जो जनजाति है। ध्यान दीजिएगा, ये पंडो है वो अभी तक हम लोग जो देखे वो केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति थी। और ये जो पंडो है ये राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति समूह है। और ये जो पंडो है, पंडो अंबिकापुर के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो सरगुजा क्षेत्र है, सरगुजा क्षेत्र में जो है अंबिकापुर में, ये पंडो अधिक मात्रा में निवास करते हैं। और उसके बाद जब हम यहाँ देखते हैं कि इन अपने पूर्वज की अगर बात करें तो इन लोग कहते हैं कि हम लोग के पूर्वज पांडव थे, पांडव से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। और ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। जो पंडो हैं उन लोगों को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहा जाता है। वनोपज और कृषि के माध्यम से इन लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इन लोगों में बरोखी विवाह फेमस है। ध्यान दीजिएगा, ये बरोखी विवाह। तो ये बरोखी विवाह होता यह है कि अगर जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं वो एक जोड़ी साड़ी देकर भी वहाँ से शादी करके ले आता है, उसी को बरोखी विवाह कहा जाता है। इन लोगों में फेमस है बरोखी विवाह। उसके आगे चलते हैं हम लोग तो देखते हैं कि ये भुंजिया, तो पंडो और भुजिया जो जनजाति है वो राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है। रायपुर क्षेत्र में भुजिया जनजाति पाई जाती है। और यहाँ लाल बंगला, तो लाल बंगला में आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कोई भूत बंगला है। ये लाल बंगला जो है ये भुंजिया जनजातियों का रसोई घर कहा जाता है इसे। ध्यान दीजिएगा कि भुंजिया जनजातियों का रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। और ये इलाज की अगर बात करें, अगर कोई भी रोग है, रोग के इलाज के लिए इन लोग क्या करते हैं कि तपते लोहे से दाग कर उसका इलाज करते हैं, ये भुंजिया जनजाति में। और भुंजिया जनजाति जो है वो ये वाले जगह पे पाया जाता है, ये रायपुर वाले एरिया में पाया जाता है। और कुछ मात्रा में महासमुंद और कुछ मात्रा धमतरी, लेकिन खासकर ये जो एरिया है ये रायपुर संभाग के रायपुर जिले में पाया जाता है। अब हम लोग आगे उसके प्राधिकरण की बात कर लें कि सरकार द्वारा क्या प्राधिकरण बनाए गए हैं यहाँ। तो हम लोग देखते हैं कि बस्तर को दक्षिण क्षेत्र विकास जो प्राधिकरण है वो बनाया गया है, जिसमें मुख्यालय जगदलपुर रखा गया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मुख्यालय यहाँ जगदलपुर रखा गया। उसी तरीके से सरगुजा को उत्तरी क्षेत्र विकास
प्राधिकरण बनाया गया है जिसका मुख्यालय अंबिकापुर है। ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अभिकरण। तो पहले देखते हैं केंद्रीय अभिकरण जो केंद्र द्वारा बनाए गए हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद राज्य की देखेंगे। तो विशेष पिछड़ी जनजातियों का अभिकरण जो बनाया गया है और उसके मुख्यालय की यहाँ बात करते हैं। तो बैगा विकास अभिकरण, बैगा विकास अभिकरण में कवर्धा, बिलासपुर, राजनांदगांव, मुंगेली वाले एरिया में बैगा जनजाति निवास करती, इसलिए उसका मुख्यालय कवर्धा को बनाया गया। ध्यान दीजिएगा कि कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, राजनांदगांव, तो कवर्धा को बनाया गया है। अबुझमाड़िया की बात करें तो अबुझमाड़िया नारायणपुर वाले एरिया में पाए जाते हैं, तो वहाँ अभिकरण बनाया गया है नारायणपुर में। कमार विकास अभिकरण की बात करें तो गरियाबंद में पाए जाते हैं, तो गरियाबंद अभिकरण बनाया गया है। पहाड़ी कोरवा विकास अधिकरण की बात करें तो अंबिकापुर को बनाया गया पहाड़ी कोरवा। अब पहाड़ी कोरवा और बिरहोर की बात करें, दोनों को मिला के तो जसपुर, क्योंकि पहाड़ी कोरवा और बिरहोर दोनों जसपुर में पाए जाते हैं। अब बैगा और बिरहोर की बात करें तो बिरहोर जसपुर, बिलासपुर, कोरबा इधर भी पाए जाते हैं, कवर्धा। तो जो बैगा और बिरहोर अभिकरण बनाया गया है वो बिलासपुर में बनाया गया है। राजकीय अभिकरण की हम लोग यहाँ बात करते हैं तो यहाँ विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण और यहाँ मुख्यालय। तो जो पंडो विकास अभिकरण है उसका बनाया गया है अंबिकापुर, और जो भुजिया विकास अभिकरण है उसका बनाया गया है रायगढ़। तो आप लोग जगह के अनुसार इन चीज़ों को याद रखिएगा कि कौन से जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उसी के आसपास उसका अभिकरण बनाया जाएगा। या प्राधिकरण की बात करें तो प्राधिकरण एरिया वाइज बनाया गया है। दक्षिण के लिए बस्तर और जिसका मुख्यालय जगदलपुर रखा गया है, और उत्तर के लिए सरगुजा जिसका मुख्यालय अंबिकापुर रखा गया है। तो इसी तरीके से आज का यह टॉपिक ख़त्म होता है विशेष पिछड़ी जनजातियों का। और जो नेक्स्ट इसी का पार्ट आएगा, ये फर्स्ट पार्ट है जनजातियों का, और जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें जो बची हुई अन्य जनजातियाँ गोंड से लेकर और भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।